नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनकी चर्चा हम शब्दों में नहीं कर सकते, इनकी परिचय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये शब्दों के मालिक हैं, शब्दों के जानकार हैं, शब्दों के ज्ञाता हैं। यह जन संस्कृति मंच एक साहित्यिक संस्था है, उसके ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये लेखक भी हैं, आलोचक भी हैं, समालोचक भी हैं, साहित्यकार भी हैं। ये कई किताबों के संपादन भी कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं। इनका नाम है जितेंद्र कुमार जी। आज हम इनसे मिलाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कि आप जन संस्कृति मंच के साथ जुड़े, बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं और जनवादी साहित्य जो आज का जो स्थिति है, इसकी दशा और दिशा क्या है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार रविंद्र जी। आपके चैनल पर कुछ कहने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं आपके चैनल और आपके प्रति आभारी हूँ। मैं जन संस्कृति मंच बिहार राज्य का अध्यक्ष हूँ। जितेंद्र कुमार मेरा नाम हुआ। मैं जन संस्कृति मंच के साथ 1990-91 से ही संबद्ध रहा हूँ और मेरी दर्जन भर किताबें प्रकाशित हैं। कहानी संग्रह भोजपुरी हिंदी दोनों में प्रकाशित हैं। मैं कविताएं, कहानियाँ लिखता हूँ और कहानियों और उपन्यासों की समीक्षाएं भी लिखता हूँ। आलोचना में, हिंदी आलोचना में हाल ही में किताब प्रकाशित हुई है न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से, उपन्यास समय और समाज। और उसके पूर्व भी मेरा शब्द संसार आलोचना की पुस्तक प्रकाशित है। लेकिन सबसे पहले मुझे मधुकर सिंह ने इस बार में मेरी कविता पुस्तिका प्रकाशित की थी, रात भर रोई होगी धरती, 1997 में। इस बार जो पत्रिका थी मधुकर सिंह जी की, उसकी सहायक पुस्तिका के रूप में वो आई थी और वहाँ से वो मेरी प्रथम पुस्तिका थी। तो अब तक 1 दर्जन किताबें प्रकाशित हैं और मैं अभी भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका का संपादक भी हूँ। और पहले जब अनंत कुमार सिंह जनपद का संपादन किया करते थे आरा से, तो उसके संपादन सहयोग में भी था। और उसके पूर्व भी बिहार डाक संदेश का मैंने 3 वर्षों तक संपादन किया है। उस वक्त मैं सरकारी सेवा में था। फिर जो भोजपुरी के बहुत बड़े सशक्त हस्ताक्षर कवि, कहानीकार, नाटककार चौधरी कन्हैया प्रसाद सिंह थे, तो उनकी रचनाओं का मैंने 2 भाग का आरोही रचनावली का मैंने संपादन किया है। पहले भाग में कहानियाँ और लघु कथाएँ थीं और तीसरे भाग का भी मैंने संपादन किया है, जिसमें उनकी कविताएं संकलित हैं। तो ये मेरा साहित्यिक अवदान है और अभी भी मैं भोजपुरी उपन्यासों पर एक किताब लिखने के क्रम में हूँ। मतलब भोजपुरी और हिंदी दोनों साथ लेके चलते हैं? हाँ, दोनों में, हिंदी और भोजपुरी दोनों ही लिखता हूँ। असल पहले मैं गिरिडीह से 1997 में पटना सर्किल में मेरा स्थानांतरण हुआ। किस डिपार्टमेंट में थे सर? भारतीय डाक विभाग में। तो उस समय मैं निरीक्षक के पद पर था। तो जब पटना आया तो मधुकर सिंह जी टेलीफोन भवन में ले जाकर के भगवती प्रसाद द्विवेदी और बरमेश्वर सिंह कथाकार थे, गजलकार थे, उनसे परिचय कराया। और बरमेश्वर बाबू और भगवती बाबू के माध्यम से भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका के संपादक प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी से परिचय हुआ
और पांडे कपिल जी से परिचय हुआ, जो कि सम्मेलन पत्रिका के उसके पहले संपादक थे। और कई शायरों से, जैसे जगन्नाथ जी बाद में कविता, भोजपुरी में कविता पत्रिका निकालते थे त्रैमासिक, उनसे परिचय हुआ। और भोजपुरी के और कई लेखकों से, लगभग कहिए कि सभी से परिचय हो गया। और भोजपुरी सम्मेलन का मैं सदस्य भी हो गया। और उसमें उन लोगों ने कहा कि आप जब हिंदी में लिखते हैं तो भोजपुरी में भी लिखिए। तो मैंने भोजपुरी में भी कहानी और कविता लिखना और समीक्षा लिखना आरंभ किया। सर, आप जनवादी साहित्यकार हैं, सब चर्चित हैं। हम ये सवाल किए कि जनवादी साहित्य की दशा और दिशा वर्तमान में क्या है? देखिए, जनवादी साहित्य तो पहले ये समझना चाहिए कि आखिर उसकी ज़रूरत क्या है और जनवादी साहित्य किसके लिए लिखते हैं। तो देश में, समाज में बहुत गरीबी है, बहुत बड़ी आर्थिक और सामाजिक खाई है। तो जनवादी साहित्यकार लोग, जो उत्पीड़ित जनता है, जो गरीब लोग हैं, उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रश्नों को उठाते हैं, उनके प्रति कुछ इस तरह की रचनाएं करते हैं। कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, जिससे कि समाज उनके प्रति संवेदित हो, समाज गरीबों के लिए सोचे कि आखिर ये कैसे सुशिक्षित होंगे, इनका सांस्कृतिक विकास कैसे होगा, इनका आर्थिक विकास कैसे होगा। क्योंकि जब तक समाज में सर्व शिक्षा नहीं होगा और सांस्कृतिक उन्नति नहीं होगी, और इस तरह से समाज में अगर इतना आर्थिक गैप होगा, तो समाज कभी भी संतुलित नहीं होगा। इसलिए जो भी जनवादी लोग विचारधारा के हैं, वे लोग इस तरह के साहित्य की रचना करते हैं कि समाज और देश का, शासन और प्रशासन का और संवेदनशील लोगों का ध्यान गरीबों की ओर जाए। उनकी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही हैं और उन पर अत्याचार होते हैं, उनका यौन शोषण होता है। जैसे एक स्त्री है, तो समाज में तो स्त्री तो पूरी तरह से एक दोयम दर्जे की, बहुत कमज़ोर पितृसत्तात्मक समाज है अपना। और पितृसत्तात्मक समाज में भले स्त्री को वोट का अधिकार मिल गया, स्त्रियों में शिक्षा भी मिल रही है, बहुत लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि स्त्रियों पर एक जो सामंती सोच है स्त्रियों के प्रति, उसमें बदलाव नहीं आया है। उनका उत्पीड़न होता है, उन पर हमले होते हैं। तो जनवादी लोग इस तरह के साहित्य की रचना करते हैं जिससे स्त्री के प्रति, या वैसे ही एक दलित हैं या अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनके प्रति इस तरह की संवेदना गजीन हो और गाढ़ी हो। लोग, समाज सोचे, शासन सोचे, प्रशासन सोचे, और जो संविधान सम्मत अधिकार हैं वो भी उनको भी मिले, उनको उनके बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों। इसी के लिए हम लोग अपना संगठन बना करके और एक दूसरे को मिल करके, समझ करके सामाजिक सरोकार रखते हैं। जनवादी साहित्यकार पत्रिकाएं निकालते हैं, क्योंकि पत्रिकाएं जो हैं, साहित्यिक पत्रिकाएं, बहुत बड़ा सांस्कृतिक हथियार हैं, जिनको पढ़ने से आदमी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होता है, उसकी संवेदना गाढ़ी होती है और समाज में उससे एकता आती है, भाईचारा बढ़ता है। भाईचारा के लिए, शांति के लिए और सबको अवसर की समानता के लिए ऐसे साहित्य की रचना करते हैं। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी पत्रिकाएं बाज़ार से, बुक स्टॉल से गायब हो गई, जो भी साहित्यिक पत्रिकाएं थी। आप लोग जो रचना कर रहे हैं, तो आखिर आपकी रचनाओं को, कविताओं को, कहानियों को, पत्रिकाएं तो बंद हो गई, तो आप वो कैसे लोग पढ़ रहे हैं, कैसे वहाँ तक पहुँचा रहे हैं? देखिए, कई पत्रिकाएं, आपका कहना है बहुत पत्रिकाएं बंद हो गई,
कदमनी थी, सरिता थी, हाँ, सरिता थी, बहुत सारी पत्रिकाएं हाँ, हैं। तो नई पत्रिकाएं भी आईं। एक जमाना था सारिका निकलती थी, धर्मयुग छपता था या हिंदुस्तान साप्ताहिक था। तो दो ही कारण है, एक तो आर्थिक और सत्ता संपोषित पत्रिकाएं थी, और सत्ता संपोषित पत्रिकाएं जो थीं उनमें कोई उस सत्ता के पक्ष में ज़्यादा लिखती थी, और उनकी बिक्री और उनके पढ़ने के प्रति लोगों की रुचि भी घटती गई। और जो उसके संपादक थे उन लोगों के सामने अर्थ की समस्या भी थी और पाठकीयता की भी सब थे। जो नई रचना अगर आप समाज की ज़रूरत के अनुसार नहीं लिखेंगे तो वो पत्रिका चल नहीं पाती है। तो एक तो वो कारण हुआ पत्रिकाओं के बंद होने का। लेकिन फिर भी जो लघु पत्रिका आंदोलन चला, जो समाजवादी धारा के लोग विजय देव नारायण शाही कहिए या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया किए, ये जो एक धारणा आई कि लघु मानव कौन था? जो गरीब लोग थे, जो सामान्य आदमी था, जो आम आदमी था, उसकी समस्या लेकर के जो पत्रिकाएं निकलती थी उनको लघु पत्रिकाएं कहा गया। उनको कोई विज्ञापन नहीं मिलता था, सरकारी हेल्प नहीं मिलता था। अभी हम सर वर्तमान की स्थिति को बता रहे हैं। आ जाते हैं उस पर भी। देखिए, आज भी पत्रिकाएं अच्छी निकल रही हैं। तो मतलब उसको आज के नए युवा उसको अपना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब तो मोबाइल में लगे हुए हैं। हाँ, मोबाइल से प्रभावित हुआ है, ये मैं मानता हूँ। मोबाइल पर बहुत तरह के खेल ये हैं वो हैं, और तकनीक के ज़माने में तकनीक के लोग गए हैं, और सत्ता खुद चाहती है कि लोग साहित्य से दूर हो जाएं। वो हर हाथ में मोबाइल पकड़ा देना चाहती है, और मोबाइल में ऐसे ऐसे प्रोग्राम भी आ जाते हैं जो कि युवाओं को दिग्भ्रमित करते हैं। फिर भी रविंद्र जी, मैं ये कहूँगा कि आज भी आलोचना जैसी पत्रिका निकल रही है, आज भी तद्भव जैसी पत्रिका निकल रही है। तो उस हिसाब से उसका सेल बिक्री पत्र है, सेल भी उनका अच्छा है। देखिए, प्रकाशक और बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि कम किताबों की बिक्री कम हो रही, किताबों पर भी आ जाइए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर किताबें लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो ये जो राजकमल प्रकाशन कैसे चल रहा है, वाणी प्रकाशन कैसे चल रहा है, अनुपम प्रकाशन कैसे चल रहा है, न्यू वर्ल्ड प्रकाशन कैसे चल रहा है, सर्वभाषा ट्रस्ट का प्रकाशन कैसे चल रहा है। नए प्रकाशक, पहले एक उनके एकाधिकार था कुछ प्रकाशनों का, लेकिन जो नई तकनीक आई, नए नए प्रकाशक आए और हजारों की संख्या में किताबें छप रही हैं, और पुस्तकों का मेला लग रहा है। दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक और पटना तक, लखनऊ, बनारस तक लगातार मेला लगते हैं। उसमें पुस्तकें बिकती हैं, लोग खरीद करके पढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा समुदाय भी है जो खरीद कर पुस्तकें पढ़, बिहार में सबसे ज़्यादा पुस्तकें खरीद कर पढ़ी जाती हैं, और पत्रिकाएं भी। लेकिन ये धारणा बनाई जाती है जानबूझ करके कि युवकों को साहित्य से अलग करने के लिए एक सत्ता का भी है कि लोग साहित्य से दूर हों, क्योंकि साहित्य से उनको बड़ा खतरा लगता है। साहित्य जो संवेदना पैदा करता है ना, साहित्य से सत्ता को बहुत खतरा है कि लोग वो नहीं चाहते हैं कि लोग भगत सिंह के बारे में जानें, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में लोग जानें, या स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में सही तस्वीर आवे, नहीं चाहते हैं। लेकिन जो जनवादी हैं या क्रांतिकारी धारा के लोग हैं, प्रगतिशील चेतना के लोग हैं, ये सब लोग लगातार नई नई पत्रिकाएं निकालते हैं। पुरानी भी पत्रिकाएं बहुत अभी चल रही हैं जी, और उसको सब हम लोग खरीद करके पढ़ रहे हैं, लगातार उसकी बैठकें करते हैं। और पुराने जो लेखक उस धारा के हैं, जैसे अभी हम लोगों ने 13 फरवरी को फैज़ पर कार्यक्रम किया आपको नागरिक प्रचारणी सभागार में। अभी प्रदेश के भोजपुर जिला इकाई का गठन हुआ,
तो इस तरह से सांगठनिक काम पत्रिकाओं का लोग निकालना नए चल रहा जुआ है। भी आ रहे हैं, नए हस्ताक्षर आ रहे हैं। जी, नए हस्ताक्षर भी आ रहे हैं। आप अगर फैज वाले कार्यक्रम में रहते या यूनिवर्सिटी में रहते तो आपको पता चलता कि मैं नाम यहाँ व्यक्तिगत लेने से थोड़ा अपने को रोक रहा हूँ। हम लोगों को आश्चर्य हुआ कि नए युवा अच्छी कविता कर रहे हैं, बहुत अच्छी कविता, उनके शब्दों का संयोजन, उनका भाषा का ये जो अन्वय है, वो सब चीज़ जो अंतर्वस्तु है, वो सब को लेकर के उच्च कोटि की कविताएं लिख रहे हैं, उच्च कोटि की कहानियां लिख रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। सर, अभी जो आप जनवादी साहित्य की बात कर रहे हैं, देश में तो अभी कहिए एक ऐसी सरकार है जो हिंदू मुस्लिम धर्म, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, ये सब जो आ रहा है सामने देखने को, इस पर जनवादी साहित्य ऐसे में, इस माहौल में जो आप सांप्रदायिक माहौल जो बना हुआ है हिंदू मुस्लिम का, ऐसे में जनवादी साहित्य को क्या मतलब कैसे लिखे जा रहे हैं? ये जनवादी साहित्य तो आरंभ से ही सांप्रदायिक भाईचारा के लिए लिखता रहा है, आज भी लिख रहा है। जनवादी प्रगतिशील क्रांतिकारी साहित्य सांप्रदायिकता के खिलाफ है और उसके खिलाफ हम लोग प्रयासरत हैं, लिखते हैं। लेकिन ऐसे माहौल में जिस तरह के भय का माहौल बना हुआ है और सरकार के खिलाफ लिखना, ये मतलब दोनों थोड़ा सा इस पर बताएं। भय का माहौल कुछ उस तरह की जो सत्ता अभी आ गई है, वो आतंक फैलाना चाहती है, श्वेत आतंक। लेकिन आप समझ लीजिए कि सामान्य जनता जो है उसकी संख्या ज़्यादा है और ये ज़्यादा दिन तक इन लोगों का चलेगा नहीं। ये पाखंड जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसमें जनवादी लोग अपने ढंग से लिख पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और इनकी धारा परास्त होने वाली है, क्योंकि ये लोग, इन लोगों को वोट पर मैं कहूँगा कि आप अगर टोटल वोट है उसमें तो 60-65% वोट होता है, उसमें भी इन लोगों को 40-42% तक मिलता है। आप टोटल वोट का प्रतिशत जब निकालिएगा, वो भी हथकंडा लगाने के बाद, तो मात्र इनको 24-25% वोट मिलता है। इसका मतलब 75% जनता इनके साथ नहीं है। अब तक तो कई हत्या, कवियों की, साहित्यकारों की, संपादकों की हत्याएं भी हो चुकी है। होती रही, सारी दुनिया में कोई नई बात नहीं है, लेकिन उससे जो जनता के जनपक्षधर साहित्यकार हैं, उससे वो भयभीत होने वाले थोड़े ही है। वो अपना काम करते रहेंगे, वो काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। अच्छा सर, आप थोड़ा सा अब जो आधुनिक अभी जो कविता, जो नई कविताएं आप भोजपुरी में अगर है तो थोड़ा सा सुनाया जाए हमारे दर्शक को। मैं भोजपुरी में एक मुक्त छंद की कविता सुनाता हूँ आपको कि किसान जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। वो क्या कि कृषि जीवन में मशीनीकरण हुआ है। जितने हाथ से, शारीरिक श्रम से जो पहले काम होते थे, खेत जोतने का काम हल बैल से होता था, वो सारा कुछ मशीनीकृत हो गया और बैल बिक गए। अब जो किसान, कुछ छोटे छोटे किसान हैं, बैल आपको शायद ही गाँव में मिलेंगे। तो इस बात को लेकर के, कृषि के मशीनीकरण को लेकर के, एक किसान की स्मृति में बैल अभी भी है।
वो बैलों को देखता है। तो इसको लेकर के मैंने एक कविता लिखी थी भोजपुरी में, मामा के सपनवा हर जाई। तो इसको मैं आपको इसका पाठ करता हूँ। मामा जब सपना ले, उनका कान में बैलन के घंटी टुनटुनाला। जैसे राधा जी सपना ली, जैसे राधा जी सपनात रही कि किशुन जमुना किनारे बांसुरी बजावत बड़े, कि एक दिन कन्हैया वृंदावन लौटी हैं। वैसा ही एक दिन मामा के दुआरी बचवन के घंटी टुनटुनाई। गांव के लोग कहत बाटे मामा के सपनवा हर जाई। 10 बरिस पहिले गांव में मनराखन साव के ट्रैक्टर आइल। वही घड़ी मामा के 2 बैल के खेती टूटल, दोनों बैल बिकाइल। तबही से दोनों खूंटा उदास भइल। मामा के मन के भरम तबे से बनल बा, बैलन के घंटी उनका कान में टुनटुनात रहेला। बैल लौट के खूंटा पर आवे वाला नहीं खन, जैसे कन्हैया द्वारिका गईलन, फिर मथुरा का ओर ना तिकौलन। मामा गौशाल में बैलन के खूंटा नैखन उखाड़े दे, कहेले कि जब ले हम जियब बैलन के खूंटा ना उखड़ी। बड़ी दर्द आपकी कविता में बहुत दर्द आ रही है। बुझाला जैसे खूंटबे उनका बैलन के स्मारक होखे। अंतिम बार मामा पंजाब से 2 दांत के 2 बाछा ले आइल रहलन। बचवन से मामा के दुआरी के शोभा बढ़ गईल रहे। गांव जवार के कितना लोग आइल रहे बचवन के एक नज़र देखे खातिर। आज उहे बैलन के खूंटा उदास बड़ुए। मामा के कान में घंटी टुनटुनाता। खाई के बैठी हैं सब बैल, मामा उन्हीं के सींग सोहरई हैं। उन्हीं के गर्दन के लोर छुअल उनका जिंदगी के सबसे बड़ सुख रहे। आज उहे बैलन के खूंटा उदास बा। पिछला साल मामा के गांव में हार्वेस्टर के धन कटनी भइल रह। मामा के उदासी बढ़ गईल बा। मशीन कुली काम करी, खेत जोती, कटनी करी, ओसौनी करी, गांव के लोग का करी? गांव के गरीबन के जियल मुश्किल बा। मामा के गौशाल के खूंटा उदास बा। उनका कान में बचवन के घंटी टुनटुनात बड़ुए। का मामा के दुआरी बचवन के घंटी टुनटुनाई। लोग कहत बाटे मामा के सपनवा हर जाई। वाह, आपने एकदम ये जो कृषि का जो मशीनीकरण हुआ जी, उसको बड़ी जीवंत आपने मतलब कर दिया कि कैसे बैल आज सब खत्म हो गए, मामा कब घंटी, वह बहुत अच्छा मतलब लगी। और कृषि में एक बेरोजगारी भी बढ़ गई। इससे बहुत लोगों को खेत में काम जो मिलता था मशीनीकृत हो जाने से लोग मशीन से काम करा लिए। कर रहे हैं। और जो गांव के गरीब किसान थे जो कि और दूसरे काम कुछ नहीं कर सकते थे, कृषि पर आश्रित थे, उनको गांव छोड़ करके और शहर की ओर पलायन करना पड़ा। ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा मशीनीकरण से। ठीक है जरूर। दोस्तों, आपने जितेंद्र कुमार जी को काफ़ी कुछ सुना, जाना। आपको कैसे लगे इनके विचार? आप ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।